नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे भारत के नियोजन। मतलब ये कि भारत में क्या क्या नियोजन हुआ था उसके बारे में बात करते हैं और उसके लक्ष्य पढ़ेंगे। बट आपको पता है जैसे कि भारत जब आज़ाद हुआ था, मतलब अंग्रेज जब भारत को छोड़ के गए थे, तो विरासत के अंदर वो अपनी गतिहीन अर्थव्यवस्था और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को छोड़ के गए थे। अब भारत देश तो आज़ाद हो गया, अब उसको चलाना था, तो हमने क्या करा, लोगों से सलाह लेनी शुरू करी, उनसे सुझाव मांगे, उनसे आइडिया मांगे। तो आइडिया इतने सारे थे कि उसे एक साथ लागू नहीं कर सकते थे, और आइडिया भी दो तरीके से, एक था दीर्घकालीन लक्ष्य को स्थापित करना और एक अल्पकाल लक्ष्य को स्थापित करना। वह लक्ष्य जो लंबे समय तक इम्पैक्ट करेंगे, मतलब लंबे समय तक प्रभाव डालेंगे, उनको हमने दीर्घकालीन लक्ष्य में शामिल किया गया। और वो लक्ष्य जो अल्पकाल में, मतलब जल्द ही आपको इम्पैक्ट करेंगे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको अल्पकालीन लक्ष्य को रखा गया। मतलब कि वह कार्य जो लंबे समय तक चलेगा उसे दीर्घकालीन लक्ष्य रखा गया, और वह कार्य जो अल्पकाल तक, मतलब थोड़े समय में ही इम्पैक्ट कर सकता है, उसे हमने अल्पकालीन लक्ष्य में माना गया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसका दीर्घकालीन लक्ष्य या उद्देश्य। बेटा एग्जाम में आपको दीर्घकालीन लक्ष्य पूछे, या नियोजन के सामान्य लक्ष्य पूछे, या फिर नियोजन के उद्देश्य पूछे, तो तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब दीर्घकालीन लक्ष्य का पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि मतलब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारी जीडीपी इतनी हाई नहीं थी, 0.5% ही बढ़ोतरी हो रही थी। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, वृद्धि जो थी वो 0.5% थी। अब हमें उसको वृद्धि करनी है, उसमें हमें विकास लाना है। तो उसका विकास कैसे करा जाए? भाई देखो, हम अपने घर पे रहते हैं, हम अपनी जीविका कैसे कमाएंगे? भाई मेरे पास, मैं एक क्या कहते हैं, कहीं जॉब पे जाता हूँ, वहाँ पर मैं 20,000 रुपये महीने कमाता हूँ, तो मैं अपनी वृद्धि कैसे करूँगा? क्योंकि अगर कमाई 20,000 रुपये तो मैं 20,000 ही खर्चे करूँगा। तो मुझे कमाई करने के लिए या तो संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। संसाधन मतलब क्या? मेरे पास कोई कमरा है, उसे किराए पर उठाऊँगा, या कोई पैसे उसे ब्याज पर उठा दूँ। इस तरीके से मेरी इनकम बढ़ सकती है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं 2 जगह काम कर लूँ, या पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, या ओवर टाइम करूँ, तो ही काम बढ़ सकता है। उसी तरीके से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर वृद्धि करनी है, तो या तो उसके संसाधन पर निर्भर करना चाहिए। संसाधन मतलब जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते और रूम था, ठीक है ना, तो या तो मुझे संसाधन पे मतलब वृद्धि हो रही की, या फिर मैं अपने काम को जो है वो उत्पादन जो है बढ़ा दूँ। उत्पादन मतलब किसी देश की जो जीडीपी होती है वो उसके देश के उत्पादन पर निर्भर करती है। भाई जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा बिक्री होगी, और जितनी ज़्यादा बिक्री होगी उतना ज़्यादा पैसा आएगा, और पैसे से ही देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और तथा सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि होना। वस्तुओं कैसा प्रभाव में वृद्धि होगी? वस्तुओं की प्रभाव में वृद्धि होगी, उत्पादन को बढ़ा दिया जाए, हम अपने उत्पादन लेवल को बढ़ाएं, हम उसमें मशीनरी का यूज़ करें, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब आता है सेवाएं कैसे बढ़ाई जाए। भाई सेवा के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकिंग प्रणाली वगैरह होती है, तो हाँ उनको उनकी उनकी जो सांख्यिकी है, जो संख्या है, उनको बढ़ाया जाए। मतलब हम जो बैंकिंग प्रणाली है उसको नंबर ऑफ जो बढ़ाए, जो डॉक्टर्स वगैरह उनको हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डॉक्टरी कराएं, ताकि उनकी जनसंख्या बढ़े, टीचर्स बढ़े, तो इनसे क्या होगी, उनकी सेवाओं में भी वृद्धि होगी। जब ये वस्तु और सेवाओं में वृद्धि होगी तो उनसे भी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इनकम ज़्यादा होने से हमारी जीडीपी में वृद्धि होती है। तो अतः सकल, इसमें लिखा है, अतः सकल और घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने के कारण आर्थिक समृद्धि भी होती है। ठीक है ना, मतलब अगर हम सकल घरेलू उत्पाद में और वृद्धि होने के कारण आर्थिक समृद्धि वृद्धि होती है, जिसके कारण जीडीपी में वृद्धि होती है। और जीडीपी दो बातों पे निर्भर करती है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? भाई दो बातें अभी मैंने बताई थी कि या तो भाई देश के संसाधन जो है उसके आधार में वृद्धि की जाए, या फिर उत्पादन में वृद्धि की जाए। अब
देश के संसाधन की वृद्धि का मतलब क्या है? देखो, जैसे दुबई है या फिर सऊदी अरेबिया है, ये देश पहले बहुत गरीब देश हुआ करते थे, पर जैसे ही वहाँ पे संसाधन के नाम पर वहाँ पर पेट्रोल निकलना शुरू हुआ, वो देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि एवरी ईयर वो अपने तेल की बिक्री से ही ज़्यादा कमाई करते हैं। तो या तो आप अपने देश के संसाधनों से आधार पर वृद्धि कर सकते हो, अपने देश की मतलब जीडीपी बढ़ा सकते हो, या फिर उत्पादन वृद्धि करके। अब उत्पादन वृद्धि कैसे? जैसे चाइना ले लेते हैं। चाइना ने 1956 के अंदर लीप फॉरवर्ड यूज़ करके उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली, और आज की डेट में चाइना वर्ल्ड का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है जो देशों में सप्लाई करता है। मतलब नामी गिराना, आप भी देख लो, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो चाइना की ही यूज़ की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत, जो कोई भी देश है, इन 2 पॉइंटों से ही अपने देश की जीडीपी बढ़ा सकता है, या तो उसके संसाधन के आधार पर या फिर उसके उत्पादन वृद्धि के आधार। इसका दूसरा पॉइंट है वो है पूर्ण रोजगार। अब ये पूर्ण रोजगार क्या बोला है, पहले समझ लेते हैं। वह व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक है और काम नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। और अगर उन लोगों को हम रोजगार दे देते हैं तो वो रोजगार की स्थिति में आ जाते हैं। अब देखो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति काम करना चाहता है और प्रचलित मजदूरी दर पर। अब प्रचलित का मतलब क्या है? जो आज की डेट में चलन में चल रही है। जैसे एक मजदूर होता है, मजदूर की जो पहले थी 300 पर डे दिहाड़ी थी, फिर 400 हुई, 500 हुई, 600 हुई, आजकल 600 के साथ आसपास चल रही है। तो 600 रुपये पर डे के हिसाब से कितने लोग मजदूरी करने को तैयार हैं और उन लोगों को हम काम दे दें, तो उसे हम पूर्ण बेरोजगार कहेंगे, सॉरी पूर्ण रोजगार कहेंगे, सॉरी। तो अब यहाँ पे है कि रोजगार कौन करना चाहता है? भाई देखो, मान के चलो वो व्यक्ति जो 22 साल का लड़का है और काम करना चाहता है, उसे मजदूरी दर पे काम चाहिए, तो अगर हम उसको काम नहीं दे पा रहे तो बेरोजगार है। पर एक व्यक्ति 25 से 30 साल का बंदा है, घर पे रहता है, पबजी में लगा रहता है, काम चाहता ही नहीं है, मतलब पबजी खेल रहा है पूरे दिन, वो काम करना ही नहीं चाहता है, तो क्या उसे बेरोजगार बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो काम करने की इच्छा ही नहीं रखता है। ऐसे लोग जॉइंट फैमिली में ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, बच्चे कुछ लोग जो होते हैं वो घर पे सिर्फ गेम खेलना ही या टिकटॉक वगैरह बनाना ही काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि वो काम करने की इच्छा में ही नहीं है। तो काम करने की इच्छा जो रखता है, प्रचलित मजदूरी पे वो जो काम करना चाहता है, उसको हम बेरोजगार बोलते हैं। पर बेरोजगारी क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो पूर्ण रोजगार की स्थिति पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण रोजगार स्थिति वही होगी कि जो काम करना चाहता है, जो तनख्वाह दे रहे हो उस तनख्वाह में काम करना भी चाह रहा है, तो उसे हम रोजगार दे दें, तो उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। देखो क्या लिखा है बुक के अंदर, लिखा है पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें उन सभी लोगों को जो काम करने के योग्य हैं। पहले बात सुनो, काम करने के योग्य मतलब वह व्यक्ति जो उस काम को जानता है। ये यहाँ पे ध्यान रखना, काम को जानता है और काम करने की इच्छा रखता है। ये नहीं 18 साल से ऊपर हुआ वो काम करना शुरू कर दे, नहीं। जैसे मान के चलो, मैंने कहा कि डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर, इनकी क्वालिफिकेशन होती है, तो वो उनकी योग्यता है। कहीं एक एक्सपीरियंस मांगते हैं तो वो योग्य की बात हो रही है। तथा प्रचलित मजदूरी में भी समझाई कि जो उस समय चलन में चल रही है, जैसे 200 रुपये, 300 रुपये, पर 500 रुपये, उस तरीके से हिसाब से जो उस दिन चल रहा है, उसके हिसाब से जो काम करने के इच्छुक हैं उनको रोजगार प्राप्त हो जाए, तो उस स्थिति को हम पूर्ण रोजगार कहते हैं, ठीक है। वितरण तथा साम्य। न्यायोचित का मतलब है न्याय तरीके से सबको बराबर से पैसा मिलना चाहिए, आय है जो उनको आय मिलनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि जो आपको दे रखी है, मैं इसको बात क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसमें पहला जो है, आर्थिक समृद्धि अर्थहीन बनकर रह जाएगी। मतलब ये कि अगर हम किसी व्यक्तियों के बीच में जो हमारी आय है उसका वितरण न्याय उचित या साम्य बराबर तरीके से ना कर पाए, तो समृद्धि अर्थहीन रह जाती है। अब जैसे लाइक दैट कि अगर हम इनकम की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े घराने हैं, जैसे रिलायंस है या फिर जियो वगैरह कंपनियां हैं, अंबानी फैमिली समझ लो, इनके पास इतनी पैसे हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वो बहुत गरीब है। तो अगर हम इन्हीं के पैसों के इनकम को जीडीपी में काउंट करते जाएं और जो गरीब बेघर है उनको काउंट ना करें, मतलब उनको हम गिने ना, उनकी इनकम को देखें ना, तो क्या हुआ? ऐसे ही हम विकास, आर्थिक मतलब किताबों में तो विकास हो रहा है, इनकम तो बढ़ रही है, बट रियलिटी में वो जो
विकास है, जो रियलिटी का विकास, जो जो लोगों को हर लोगों को मतलब खाने पीने की रोटी वोटी चीज़ चाहिए होती है, उनका विकास नहीं हो पा रहा, तो वो अर्थहीन बन के रह जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के पास ही सारा पैसा है, सारे संसाधन हैं, मुट्ठी भर लोग समझ सकते हो उनका, इसमें लिखा हुआ है किताब के अंदर मुट्ठी भर लोग, तो उससे क्या है कि हमारा विकास जो है पूरा नहीं हो पाता, वो एक अर्थहीन बन के रह जाती। एक वर्ग तो अमीर पे अमीर होता चला गया, और दूसरा वर्ग जो है वो बेचारा अब भी गरीबी के अंदर ही रह रहा है। इसीलिए ऐसी जो पद्धति है या ऐसा जो पैटर्न है उसको चेंज करें। हमें जो न्यायोचित है उसका वितरण करना चाहिए। अब न्यायोचित क्या मतलब क्या है? देखो, एक मजदूर है जो रिक्शे वाला है, पूरे महीने में काम करके 8,000 रुपये महीने कमाता है सिर्फ, ठीक है। 8,000 रुपये महीने मतलब एक साल में कितना कमाएगा? 12×96 मतलब 96,000। तो वो जो व्यक्ति है वो पूरे महीने में, जो रिक्शे वाला है, 96,000 कमा रहा है। जबकि अगर बात करूँ, एक एक्ट्रेस की बात कर लेता हूँ, या वकील की बात कर लेता हूँ, डॉक्टर की बात कर लेता हूँ। एक डॉक्टर ले लेते हैं, जो डॉक्टर है वो एक ऑपरेशन के ही 1,00,000 रुपये ले लेता है, एक ऑपरेशन के ही 1,00,000 रुपये ले लेता है, और उस ऑपरेशन में उसको 1 घंटे लगता है बस खाली। अब ये सोचो कि वो मजदूर पूरे साल 365 दिन काम करके 96,000 रुपये कमा रहा है, डॉक्टर 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपये कमा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या समझिए कि वो ये क्या, ये न्यायोचित वितरण है? ये बंदा पूरे साल जो है कितने रुपए कमाता होगा अगर वो 1 घंटे के 1,00,000 ले रहा है? वहीं पर वो मजदूर बेचारा पूरे दिन लगा रहता है, उसके बाद उसको 94,000 96,000 के आसपास पैसे मिलते हैं। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे समाज में ये न्यायोचित वितरण नहीं है। अब सरकार को क्या करना चाहिए कि इनको कुछ ना कुछ तो सुविधा देनी चाहिए ताकि सभी लोगों में बराबरी की आ जाए। अब बराबरी का मतलब क्या है कि सबको 12-12 रुपये दीजिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सबको बराबर देंगे तो जो बंदे डॉक्टर बन रहे हैं वो डॉक्टर नहीं बनेंगे। वो कहेंगे भाई साहब डॉक्टर बन के ही 12,000 रुपये कमाने हैं, और बिना डॉक्टर बने भी मजदूरी करते ही 12,000 कमाने हैं। तो बेटा ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हमें ऐसा वितरण करना है न्यायोचित कि दोनों को बराबरी का फ़ायदा हो। मतलब डॉक्टर को उसकी हैसियत के हिसाब से फीस मिले, और मज़दूर को उसकी मजदूरी के हिसाब से, पर दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं न्यायोचित। और साम्य का मतलब सब बराबर हो, सबको बराबरी का हक होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है थ्योरिकल के अंदर, जो हमारे नोट्स हैं। आर्थिक समृद्धि अर्थहीन बनकर रह जाएगी यदि इसके लाभ समाज में केवल मुट्ठी भर लोगों को ही प्राप्त हो। मतलब ये कि सिर्फ केवल मुट्ठी भर का मतलब मैंने कह दिया, कुछ लोग ही अमीर हैं, अमीर घराने हैं, उनके पास ही सारा पैसा हो, तो वो अर्थहीन बन के रह जाता है, ठीक है। दूसरा, समृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। ये नहीं कि जो गरीब है उसको गरीब और हो जाए, अमीर है अमीर, नहीं, सभी को पहुंचना चाहिए। और आय का बंटवारा न्यायोचित होना चाहिए। मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसे ज़्यादा अच्छी सैलरी मिले, और जो कम पढ़ा लिखा है उसे कम सैलरी मिले। इसमें एक तरह चाहिए, ये नहीं कि कम पढ़े लिखे को मिले ही ना, मिलनी चाहिए उसको सैलरी एक लिमिट के हिसाब से, और जो पढ़ा लिखा है उसको उसके हिसाब से मिलनी चाहिए। और तीसरा है आय के नियोजित वितरण का आर्थिक सामाजिक समानता। अब अर्थ क्या है इसका सामाजिक समानता का, कि आय की नियोजित वितरण तो हम कर दिया, हमने उनकी क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से वितरण तो कर दिया हमने बेटा। अब समाज में उनकी समानता होना चाहिए। ये नहीं भाई ये तुम नीची जात हो, तुम ऊंची जात हो, तुम ज़्यादा कमाते हो, हम कम कमाते हैं, तुम लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, नहीं। इनकम ऐसी होनी चाहिए कि आपके बीच में सामाजिक समानता हो जाए, समाज एक बन जाए उसके अंदर। आधुनिकरण, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, आधुनिकरण। आधुनिकरण का मतलब क्या है कि अगर आप पे नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, आप नई नई चीज़ों को नहीं अपना रहे हो, नई तकनीकों को नहीं अपना रहे हो, रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल रहे हो, तो भाई साहब आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपका विकास नहीं हो सकता है। जैसे आपको पता है 1986 के आसपास कंप्यूटर आए थे, तो लोगों की नौकरी पे प्रॉब्लम हो गई थी। उनसे कह दिया गया था कि भाई साहब आप कंप्यूटर सीखो तो आपको जॉब मिलेगी, अगर आप कंप्यूटर नहीं सीखोगे तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम आज की डेट में भी हमें आधुनिकीकरण का ही साथ लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम आधुनिकीकरण को नहीं अपनाएंगे तो हम पहले की तरह पीछे रह जाएंगे। हमें नई नई खोज करते रहने चाहिए ताकि हम आने वाले समाज या आने वाले जो दिन हैं उनके साथ
हम कदम से कदम बढ़ा के चल सकें। आपने इसमें लिखा है इसका जो अभिप्राय है समृद्धि की प्रक्रिया में आधुनिकीकरण है। आधुनिक प्रौद्योगिक जो औद्योगिक है उससे है। मतलब ये कि अब हम मशीनों पे जाएंगे, पहले मानवीकरण था, अब मशीनों पे जाएंगे, मशीनों के टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, जहाँ मानव रहित ही ज़्यादातर काम होता है। ऐसे काम करने से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से आपको पता है हमारा देश जो है वो जीडीपी बढ़ते हैं, उन्नत करता है। तो वही लिखा हुआ है इसी के अंदर, आधुनिक प्रौद्योगिकी को उन्नत करना तथा उसे अपनाना। मतलब नई टेक्नोलॉजी को हमें उन्नत भी करना है और नए से नए डेवलपमेंट करना है और उसको अपनाना भी है। जैसे आपने देखा पहले हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, एक डायल वाला नंबर होता था, फिर मोबाइल फ़ोन आए, मोबाइल फ़ोन से हम घर बैठे कहीं पे भी बिना वायर के हम काम करना शुरू कर दिया। अब नई टेक्नोलॉजी तो आ गई, अब उसमें उन्नति कर गई। उन्नति मतलब पहले हमने कीपैड बुलाया, फिर टच फ़ोन लेके आया, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर हमने डेवलप करते चले गए। तो उसमें ये इसका मीनिंग है उन्नत करना और फिर उसको अपनाना भी। ठीक है, जैसा कि पहले बताया गया है कि आधुनिक युग, जो आधुनिक युग है वो विज्ञान और नई खोज का युग होगा। बिल्कुल सही। हमारे पास आप देखिए हर बार हर साल नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो हमें उस विज्ञान को अपनाना है। अब एक चीज़ सुनो, नई टेक्नोलॉजी तभी आएगी जब पुरानी वाली थोड़ी बहुत आती हो। जैसे मेरे पास टच फ़ोन था, तो मैं टच फ़ोन को अगर थोड़ा बहुत जानता हूँ तो ठीक है, फिर मैं एंड्रॉइड भी चला पाऊँगा, एंड्रॉइड से आगे भी कुछ चला पाऊँगा। तो वो क्या है कि मुझे थोड़ी सी आनी चाहिए। मैं सीधे कीपैड से जो एंड्रॉइड वगैरह आगे मैं नहीं सीख सकता, मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। तो विज्ञान ने हमें काम करने के नए नए ढंग सिखाए हैं। फलस्वरूप फैक्ट्रियों में, जैसे खेतों है, फैक्ट्रियों में उत्पादक में वृद्धि हुई है। हाँ ये तो है भाई, टेक्नोलॉजी से फैक्ट्री में भी उत्पादन बढ़ा, खेतों में भी उत्पादन बढ़ा है। थ्रेसर है, ट्रैक्टर है, इनसे क्या हुआ, खेती जल्दी जुट जाती है, बीज भी अच्छे तरह पड़ जाते हैं। इसीलिए हमारे देश के अंदर नई नई चीज़ों से उत्पादन में वृद्धि हुई है, निर्भर हो गए हैं। तो ये हमारा जो पांचवा पॉइंट था वो था आत्मनिर्भरता। ठीक है बेटा। अब आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है कि जो विदेशों से हम वस्तु का आयात कर रहे थे उसको कैसे न कैसे हम ही उत्पादन में लग जाए, मतलब उसका उत्पादन हम खुद ही करने लग जाए। तो उससे क्या होगा कि हम दूसरे देश पे निर्भर नहीं रहेंगे। हम दूसरे देश पे निर्भर से बचने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमें बाहर से जो जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, जो हम बना सकते हैं उसे बनाएं, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता के लेवल पे हाई हो जाए। जैसे आज की डेट में बात करें तो हमारा देश बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हो चुका है। हमें खाने की चीज़ें, अब आजकल तो हम हथियार वगैरह भी खुद ही अपने देश में बना रहे हैं। आईफोन की फैक्ट्री भी इंडिया में लग चुकी है, और उसको धीरे धीरे हम क्या है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश में आत्मनिर्भरता बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य था, पाँचवा दीर्घकालीन लक्ष्य का, जिसमें हम खासकर खाद्य पदार्थ उत्पादन वस्तुओं पे निर्भर जो है वो अपने देश पे करें। मतलब पहले जो विदेशों पे निर्भर थे वो अब अपने देश पे करेंगे, ताकि हम आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी कर सकें। तो यही लिखा है इसमें, आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है कि देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुएं, विशेषकर खाद्यान्न पर निर्भर रहना। अब निर्भर का मतलब क्या बेटा, कि आपके पास जितनी भी वस्तु हैं वो हमारे देश में उसी पे निर्भर है। अब जैसे कि कुछ फल फ्रूट ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ होती है बाहर से लेनी पड़ती हैं, विदेशों से लानी पड़ती है। तो उसको कह रहा है कि पहले जो खाद्य पदार्थ है वो इंडिया में जो बन रहे हैं, जो उग रहे हैं, उन्हीं को ही हमें खाना चाहिए, उससे हम आत्मनिर्भरता बनते हैं। भारत जैसे विकासशील देश, विकास मतलब ये विकसित नहीं हुआ है, अभी उसके अग्रसर है। देश के लिए स्वावधान के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता तथा अत्यंत जो लक्ष्य है, मतलब अल्पकालीन लक्ष्य किसे बोलते हैं, मैंने कहा जो छोटे समय के लिए जो उद्देश्य रखे जाते हैं या लक्ष्य रखा जाता है उसको हम अल्पकालीन लक्ष्य कहते हैं। अब छोटे उद्देश्य क्या हो, मतलब छोटे समय के लिए क्या होते हैं, जो हर साल योजना के हिसाब से बदलते रहते हैं। कुछ भी हो सकता है, शिक्षा योजना, लक्ष्य जो है वो योजना के साथ बदलते हैं, मतलब साल दर साल बदलते हैं, छोटे समय के लिए होती हैं, उनको हम अल्पकालीन लक्ष्य बोलते हैं। तो इसमें हम 3-4 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर हाँ इसको समझना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि अल्पकालीन लक्ष्य या उद्देश्य अर्थव्यवस्था की वर्तमान मांग, मतलब आज की मांग क्या है, आज की मांग के हिसाब से वो रखी जाती है और उसके हिसाब से वो चेंज किया था। जैसे लाइक दैट अब कोविड चल रहा था, तो कोविड में वैक्सीन की मांग जो थी वो अल्पकालीन मांग थी, दीर्घकालीन मांग नहीं थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो जल्द ही पूरी करनी है उसको हम अल्पकालीन मांग कहते हैं। तो उसके अनुसार प्रत्येक योजना के साथ साथ बदलते रहते हैं, इस साल अलग है, अगले साल अलग होगी, उससे अगले साल अलग होगी। जबकि दीर्घकालीन जो थी वो एक बार रखती, वो लंबे समय तक इम्पैक्ट करती थी। ठीक है, तो प्रथम योजना। अब प्रथम योजना क्या है, प्रथम योजना मतलब जो पहली योजना चली थी 1951 में,
उसमें हमने ये पॉइंट रखा था अल्पकालीन कि कृषि का उत्पादन वृद्धि की जाए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की जो कृषि थी वो ज़्यादातर पिछड़ी हुई थी, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं था और जीवन निर्वाही खेती की जाती थी। तो जो लोग कृषि नहीं करते थे फिर उनको खाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो किसान खेती कर रहे हैं वो तो खुद का पेट भर रहे हैं, तो फिर दूसरे लोगों को खाना कहाँ मिलेगा। इसलिए हमने पहली पंचवर्षीय योजना में जो अल्पकालीन उद्देश्य रखा था वो था कृषि उत्पाद में वृद्धि करना। कैसे ना कैसे करके हमें कृषि के उत्पादन में वृद्धि करनी है, ठीक है। और उसका दूसरा जो योजना थी, उस दूसरी योजना में हमने ये उद्देश्य रखा कि हमारा जो उत्पादन है, औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको वृद्धि किया जाए। मतलब अब पहली योजना खत्म हो चुकी है, दूसरी योजना आ चुकी है 1956 में, जहाँ पे हमने औद्योगिक क्षेत्र पे ज़्यादा बल दिया था। औद्योगिक क्षेत्र को 3 कैटेगरी में बांटा था हमने बेटा, एक जो सरकारी कंपनियां हैं, एक निजी कंपनियां हैं और एक मिश्रित कंपनियां, मतलब सार्वजनिक, निजी और मिश्रित। तो ये 1956 में ये दूसरी हमारी जो क्या कहते हैं योजना आई थी उसमें हमने रखा गया था। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई उत्पादन में वृद्धि करना, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि करना, ठीक है। हमें जो हमारे पास थी उसमें आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था। मतलब तीसरी योजना के अंतर्गत खाद्यान्न और उत्पादन में आत्मनिर्भरता, मतलब हमें दूसरे देश पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने देश में जो सामान बन रहा है उसी पे निर्भर रहना चाहिए। और अगर जो कोई देश हम आयात कर रहे हैं किसी वस्तु को तो उसका सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापन वस्तु बनाकर उस पर ही निर्भर करना चाहिए। और जबकि चौथी जो योजना थी उसमें कीमत में स्थिरता, जो चौथी योजना थी उसमें कीमत में स्थिरता, मतलब उस समय कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, प्राइस जो है वो कम ज़्यादा हो रहे थे, तो उसको स्थिर करना था। मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, भाई हमारे देश के अंदर जब आज़ाद हुआ था तो 72% कृषि में लगे हुए थे। और कृषि के अंदर 2 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी और एक मौसमी बेरोजगारी। मतलब एक छुपी हुई बेरोजगारी से बोलते हो, छुपी बेरोजगारी मतलब जहाँ पे 4 लोग काम करके मतलब लग कर काम कर सकते हैं, वहाँ 5 लोग लगे हुए हैं, तो वो जो 5वां बंदा है वो क्या है, वो आपका छुपी हुई बेरोजगारी है। बाकी मौसमी बेरोजगारी, तो उसने हमने कहा कि जो हमारे देश में मानव शक्ति है उसका पूर्ण रूप किया मतलब पूर्ण उपयोग किया जाए। ये नहीं कि भाई एक समय काम है दूसरे समय काम नहीं है, तो उस समय जो काम नहीं होता उसमें भी उन्हें काम दिए, ठीक है। और जो 4 लोग काम कृषि में लगे हुए हैं, 5 लोग, उसमें से एक बंदे को निकाल के उससे अलग से काम दें ताकि मानव शक्ति का अच्छी तरीके से उपयोग हो सके। और 5वीं छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा था, 5वीं और छठी योजना का उसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन, मतलब जो गरीबी है उसको दूर करना। और गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई। जबकि 7वीं में क्या कहा था उन्होंने, योजना को फिर एक बार रोजगार के अवसरों को वृद्धि दी थी, मतलब कैसे न कैसे रोजगार के जो अवसर है वो उसमें बढ़ोतरी की जाए। सरकार 12वीं योजना के अंतर्गत, जो 12वीं योजना थी उसके अंदर हमने सतत के साथ समावेशी वृद्धि की आवश्यकता बल दिया। मीनिंग आर दैट कि ये लगातार होनी चाहिए वृद्धि, और उस पर बल दिया गया। ये नहीं कि एक बार वृद्धि कर दी, एक बार काम कर लिया फिर दोबारा काम नहीं करा, लगातार। तो अगर लगातार हमारी जो सात समृद्धि होगी उसी को, उस पर ज़्यादातर हमने बल दिया था 12वीं योजना के अंतर्गत, ठीक है। ये हमारे अल्पकालीन उद्देश्य।